देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना वो आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है ना, या माइक्रोस्पोरेंजिएट या जिया। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आपकी जो एंथर जो होता है ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर होती है, जिसके हर कोने पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, और दोनों डायग्राम रहने देते हैं। देखिए, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। भाई आपने एंथर पढ़ लिया था, ठीक है ना। एंथर के अंदर भी आपने देखा था कितने थीका प्रेजेंट थे, 4 थीका। अब चारों की स्ट्रक्चर जब एक जैसी है तो अपन ने एक थीका इस वाले को ले लेते हैं भाई। ठीक है ना। देखिए, एलिमेंट अपना हो गया, ये हो गया। एंथर के बारे में बातें हो चुकी हैं तो एंथर को भी मिटा देते हैं। देखिए, बस आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लघु बीजाणुधानी की, लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़नी है आपको। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया में थोड़ी सी बातें बता भी दी थी मैंने। ठीक है ना, कि कितने लेयर्स होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में। लगभग स्ट्रक्चर कैसी होती है, गोलाकार होती है एंथर की। ठीक है ना। और ये एंथर के ऊपर कितनी लेयर्स मिलती हैं, 4 लेयर्स। तो भाई जो एंथर के ऊपर प्रेजेंट होगी वही माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होंगी। ठीक है ना। जिसमें देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया में सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसका नाम क्या है भाई, एपिडर्मिस। कौन सी है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, एक बार फिर से देख रहा हूं ताकि इसमें भी आप क्या कर सको, नामांकन कर सको इस डायग्राम में भी। ठीक है। दूसरी लेयर जो लाल वाले से बनी हुई है इसका नाम क्या है भाई, एंडोथीशियम। क्या नाम है, एंडोथीशियम। ठीक है। उसके बाद ये देखो ग्रीन कलर से बनी हुई है ये वाली। उसके बाद थर्ड लेयर आती है, वो कौन सी आती है, मिडिल लेयर। कौन सी आती है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर आती है। ठीक है ना, कौन सी आती है, मिडिल लेयर आती है ना। ये इसको मिटा देता हूं मैं। मिडिल लेयर के बाद आता है आपका सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है जिसका नाम क्या है आपका, टेपिटम। कौन सा है, टेपिटम। क्लियर है बात। और ये आपका सबसे लास्ट में उन्होंने ब्लैक से बना रखा है, कौन सा है ये, या तो आप बोल सकते हो इसको माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू, या इसी को बोल सकते हो आप लघु बीजाणु जन ऊतक, या बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणुजन ऊतक। क्लियर है। तो देखिए अब आगे अपन एक एक ठीक है, इधर इसमें भी आप देख ली होगी आपने स्ट्रक्चर, और इसमें भी देख ली है। ठीक है, तो एक एक स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर आती है आपकी एपिडर्मिस। सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी आती है भाई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, सुनते जाना, एक एक चीज सुनते जाना, मैं लिख भी रहा हूं। एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के बारे में क्या है, आपको क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ये क्या होती है, ये आपकी लघु बीजाणुधानी की, ठीक है ना, ये संरचना कौन सी है आपकी, लघु बीजाणुधानी पूरी, ये एक ये रही, एक ये रही। तो ये लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत होती है। ठीक है, मतलब कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाह्य परत होती है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि क्या होती है, सिंगल लेयर। सिंगल लेयर, इसकी थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है, सिंगल लेयर। ठीक है ना, मतलब एक परतीय मोटाई की, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। ठीक है, सिंगल लेयर मतलब एक परतीय मोटाई की होती है। ठीक है, काम क्या करती है, इसके फंक्शंस क्या है, काम क्या है, कि क्या करती है आपकी जो लघु बीजाणुधानी जो है, या आपके पूरा पराग को, उसको अगर इसको एंथर को लें, ठीक है ना, तो एंथर की क्या करती है, आंतरिक भागों की सुरक्षा, या मैं वो सीधा लिख सकता हूं, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल पार्ट्स को। ठीक है ना, या मैं बोल सकता हूं, केवल मैं सीधा एक शब्द लिख देता हूं, सुरक्षा। ठीक है, कि आपकी जो लघु बीजाणुधानी जो है उसके आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। क्लियर है बात। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एपिडर्मिस। इंपॉर्टेंट अब आ गया है आपका, दूसरा आता है बेटा
एंडोथीशियम। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा आता है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम के बारे में सुनिए। ठीक है ना, ये भी कितनी है? सिंगल लेयर, सिंगल लेयर है। इसकी थिकनेस भी कितनी होती है? सिंगल लेयर होती है, केवल एक परत मोटाई की होती है। दूसरी बात आती है कि याद रखना कि जो एपिडर एंडोथीशियम जो है बेटा, इस तरह से ये एंडोथीशियम की जैसे सेल है, ये एंडोथीशियम की क्या है? कोशिकाएं। तो इसकी कोशिकाएं जो हैं, इसकी सेल्स पर स्पर्श रेखीय भित्तियों पर, कैसी भित्तियों पर? इसकी स्पर्श रेखीय, इस तरह से स्पर्श रेखीय भित्तियों पर, ठीक है, इस तरह से इसकी स्पर्श रेखीय भित्तियों पर किसका जमाव होता है? सेल्यूलोज। आप तो सेलुलोज आपके बुक में है, और बाकी आप याद रखना चाहते हो तो याद रखना सेलुलोज एंड पैक्टो सेलुलोज। ठीक है ना, सेलुलोज एंड पैक्टो सेलुलोज का क्या होता है? जमाव होता है। ठीक है ना। अब सेलुलोज आपको पता है, सेलुलोज जो मिलता है इसमें किसके रूप में मिलता है? फाइबर्स के रूप में। ठीक है ना, कैसे में? फाइबर्स के रूप में। इसी वजह से इस लेयर को एक और नाम क्या दिया जाता है? फाइब्रस लेयर। क्या नाम दिया जाता है? फाइब्रस, या तंतु में परत, तंतु में परत बोला जाता है फाइब्रस लेयर भी। इसी में क्योंकि सेलुलोज जमा होता है, इसी वजह से इसको एक और नाम क्या दिया जाता है? सेलुलोजिक परत। क्या नाम दिया जाता है? सेलुलोजिक परत भी बोलते हैं। क्लियर है? ये एंडोथीशियम के बारे में कि आपके एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होती है, सिंगल लेयर होती है, इसकी थिकनेस मतलब एक परत मोटाई की होती है। इसकी स्पर्श रेखीय भित्तियों पर आपको किसका क्या मिलेगा? सेलुलोज मिलेगा और पैक्टोसेलुलोज मिलेगा। ठीक है ना, ये कैसी होती है? आपकी फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सेलुलोजिक परत होती है। अब इसके फंक्शन की यदि बात करी जाए कि ये काम क्या करती है, देखिए सेलुलोज और आपका पैक्टोसेलुलोज जो होता है, ये सभी क्या करते हैं? आर्द्रता ग्राही। ठीक है ना, आर्द्रता ग्राही या मॉइस्चर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और आर्द्रता ग्राही होने के कारण, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी बात आती है कि जो आपकी एंडोथीशियम की कुछ सेल जो होती हैं, एंडोथीशियम की कुछ सेल पर क्या मिलता है बेटा? लैक सेलुलोज। क्या मिलता है? लैक सेलुलोज। लैक का मतलब समझते हो ना? कम, बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर क्या मिलता है? सेलुलोज जमा होता है। अभी लैक सेलुलोज जो होता है, ये आपका बनाता है बेटा, ये आपका क्या बनाता है? लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इस तरह से इस जगह पर ये मतलब जो आपकी एंडोथीशियम जो है, ये एंडोथीशियम की कुछ इधर वाली कोशिकाएं जो होती हैं, ये वाली, ठीक है, हालांकि मैंने मोटी कर दी है क्योंकि ये पतली होती है ज्यादा। ठीक है, इधर वाली जो सेल्स होती हैं, इनमें क्या मिलता है? बहुत कम मात्रा में सेलुलोज मिलता है। अब बहुत कम मात्रा में सेलुलोज मिलता है तो ये क्या किसका निर्माण करते हैं? लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इसका निर्माण करते हैं? लाइन ऑफ डिहाइसेंस। और आपको बताया था इसका नाम क्या होता है? लाइन ऑफ डिहाइसेंस को अपन क्या बोलते हैं? स्टोमियम। आप समझ गए? स्टोमियम किसने बनाया है? एंडोथीशियम ने। कौन बनाता है स्टोमियम को? एंडोथीशियम बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, नीट में आने लायक है। ठीक है ना, तो एंडोथीशियम फिर से सुनिए, सिंगल लेयर्ड होती है, सेलुलोज पैक्टोसेलुलोज जमा होता है, फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, सेलुलोजिक लेयर भी बोलते हैं, मॉइस्चर एब्सॉर्ब करती है इसकी ये लेयर। और ये क्या होता है? इसकी जो सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स पर क्या होता है? लैक सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और ये सेल ही क्या बनाती है? लाइन ऑफ डिहाइसेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोमियम। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा स्टार्ट करते हैं। तीसरा स्टार्ट करने वाले हैं मिडिल लेयर। ठीक है ना, मिडिल लेयर के बारे में सुनिए। अच्छा, एक चीज और सुनिए, थोड़ी सी आपके एनसीईआरटी में है नहीं पर बता देता हूं, चलो, कि जो आपका सेलुलोज वगैरह जो है, ठीक है, एंडोथीशियम में सेलुलोज और पेक्टोसेलुलोज जमा होता है ना, ये सेलुलोज और पेक्टोसेलुलोज जो है, एक तो एक क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर किसको बोलते हैं? जो कभी नहीं खिलते हैं। ठीक है ना, आपके जो क्या होते हैं? हाइड्रस फ्लावर जो होते हैं, मतलब आपके जलीय पादप जो होते हैं, हाइड्रस प्लांट, जलीय पादप जो होते हैं, ठीक है ना, जलीय पादप और क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इन दोनों में आपका जो सेलुलोज जो होता है वो जमा नहीं होता है। मतलब भाई जो जलीय पादप जो है, उस जलीय पादप की जो एंडोथीशियम होगी, परागकोश के अंदर जो एंडोथीशियम होगी, उसके अंदर क्या नहीं जमा होगा? सेलुलोज जमा नहीं होगा। इसी तरह आपके जलीय पादप जो होंगे उसमें भी क्या नहीं होगा? सेलुलोज जमा नहीं होगा। ठीक है ना, और एक आपके स्टोमियम वाली जगह पर तो बास होता ही नहीं है। ठीक है, तीन चीज याद रख लोगे, इधर भी लिख देता हूं मैं, स्टोमियम। ठीक है ना, स्टोमियम वाली जगह पर तो नहीं होता है, वो अभी बताया है नीचे।
क्लियर है बात? ये 3 पॉइंट आ गए समझ में आपके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मिडिल लेयर की। चलो इधर ही कर लेते हैं मिडिल लेयर की बात तो। ठीक है ना, इसकी थिकनेस जो होती है बेटा कितनी होती है? 3 to 4 लेयर, मतलब 3 से लेकर 4 परतें मोटाई की होती है। इसकी सेल जो होती है वो किसकी बनी होती है? मृदुतक, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेनकाइमा। ठीक है ना, मृदुतक की बनी होती है, पैरेनकाइमा की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो पोलन मदर सेल जो होती है, या इसी को अपन बोलते हैं स्पोर मदर सेल, इसको पोषण देने का काम करती है, अर्थात इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। फिर से सुनिए, मिडिल लेयर कितनी? 3 से लेकर 4 लेयर की होती है, मृदुतक की बनी होती है। ठीक है ना, मृदुतक की बनी होती है, और पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल को क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, जहां से 1 साल छोड़ के 1 साल क्वेश्चन आता है, वो 2 साल से नहीं आया है, मतलब इस साल पक्का आएगा, चाहे आपके आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, सुन दो दोनों। ठीक है ना, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन टेपिटम की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं मिटा रहा हूं। देखिए टेपिटम, टेपिटम को बोलते हैं अपन पराग को, ये आपकी जो लघु बीजाणुधानी होती है, उस लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक भित्ति परत, ये वाली देखो, ये वाली जो परत है ना, ये वाली परत, ये कौन सी है? टेपिटम है। ठीक है, इधर ये स्पोरोजिनस टिश्यू है अंदर वाला। ठीक है, तो याद रखना इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर, अर्थात सबसे आंतरिक भित्ति परत होती है किसकी? आपकी लघु बीजाणु धानी की। दूसरी बात आती है कि टेपिटम की सेल जो होती है बेटा, टेपिटम की सेल के बारे में एक चीज याद रखनी है आपको। देखिए आपकी एनसीईआरटी वाली, पहले तो एनसीईआरटी वाली सुनिए। एनसीईआरटी कहती है कि टेपिटम की सेल जो होती है वो कैसी होती है? वाई न्यूक्लिएटेड, वाई न्यूक्लिएटेड। ठीक है ना, अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक, अर्थात द्वि केंद्र की है। ठीक है ना, और इसका रीजन पूछा है कि द्वि केंद्र की क्या होती है, तो कुछ लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस, लेकिन एंडोमाइटोसिस नहीं होगा इस जगह, क्योंकि एंडोमाइटोसिस में केवल और केवल किसका? क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होते हैं, अर्थात केवल गुणसूत्रों का विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है एंडोमाइटोसिस में। ठीक है, इस जगह आप चाहते हो तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसका रीजन पूछा है क्वेश्चन देके। ठीक है ना, क्वेश्चन कौन बताएगा? मास्टर बताएगा अपने आप। ठीक है ना, तो विचार कीजिए, एनसीईआरटी बहुत जगह पे विचार करवाएगा आपसे। ठीक, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, क्लियर है बात, है ना, बाई न्यूक्लिएटेड। बाकी कुछ बुकों में लिखा हुआ है कि इसकी सेल जो होती है, टेपिटम सेल जो होती है, वो कैसी होती है भाई? पॉलीप्लॉइड होती है। पॉलीप्लॉइड मतलब हाँ, बहुगुणित। पॉलीप्लॉइड मीन्स कैसी होती है? बहुगुणित। ठीक है ना, अगुणित द्विगुणित मैंने आपको बता दिया था, इसी तरह से आपका क्या होगा? बहुगुणित। ठीक है ना, कि एक पेयर्स में आपके जो क्रोमोसोम जो है एक साथ कितने हो सकते हैं? कई सारे हो सकते हैं पेयर्स में, एक पेयर में कई सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उस कोशिका को अपन क्या बोलेंगे? बहुगुणित। ठीक है ना, तो पॉलीप्लॉइड, और पॉलीप्लॉइड अगर आप डिवीजन दे रहे हो कि अगर इसकी सेल जो है पॉलीप्लॉइड है, तो उसमें आपका आपका आंसर आ जाएगा एंडो माइटोसिस। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने माइटोसिस, तो कुछ स्पेशल टाइप के माइटोसिस पढ़े होंगे हमने, क्रिप्टोमाइटोसिस पढ़ा होगा, उसके बाद आपने पढ़ा होगा इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ा होगा, एंडोमाइटोसिस पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा आप ये भी याद रख सकते हो, चीज ये भी सही है। ठीक है ना, कि टेपिटम की सेल, एनसीईआरटी तो क्या कहती है? बाई न्यूक्लिएटेड, अर्थात द्विकेंद्रकीय होती है। ठीक है, और क्यों होती है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से। बाकी आप ये भी बोल सकते हो कि टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती है? बहुगुणित होती हैं, और इनके बहुगुणित होने का कारण क्या होता है? एंडोमाइटोसिस होता है। ठीक है ना, अंतः सूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस को क्या बोलते हैं अपन? अंतः सूत्री विभाजन।
और इसको बोलते हैं मुक्त केंद्रकीय विभाजन। कि केवल और केवल कौन सा होगा इसमें, ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट होगा। बाकी साइटोकाइनेसिस क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो उसको अपन बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अर्थात केवल केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है किसमें, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। एंडोमाइटोसिस में ना तो केंद्रक विभाजित होगा, ना कोशिका द्रव विभाजित होगा, केवल और केवल आपके गुणसूत्र जो होंगे अर्थात क्रोमोसोम जो होंगे वो डिवाइड होंगे। क्लियर है बात। टेपिटम के बारे में इतनी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अंत सूत्र आपको समझ गए, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर होती है और उसकी सेल जो होती है वो कैसी होती है, बहुगुणित होती है। अब टेपिटम जो होता है, टेपिटम को बोलते हैं अपन मुख्य पोषक परत। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य पोषक परत, ठीक है ना। मतलब आपकी जो पोलन मदर सेल जो है, पोलन मदर सेल और स्पोर मदर सेल, ठीक है ना, एक ही बात है। स्पोर मदर सेल बोल लीजिए, पोलन मदर सेल, उनको पोषण प्रदान कराने का मुख्य काम जो होता है वो किसका होता है, आपका किसका होता है, टेपिटम का होता है। किसका होता है, टेपिटम का, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अपन टेपिटम के कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि टेपिटम के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो टेपिटम के कार्य, मुख्य पोषक परत या नरिश में भी बोलते हैं इसको, नरिश, नर्सिस में, नरिश में बोलते हैं, ठीक है ना। या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है किसको, पोलन मदर सेल को और स्पोर मदर सेल को। अच्छा भाई, अब देखिए इसके फंक्शंस की बात करी जाए या टेपिटम के किसकी कार्य की यदि बात करी जाए, टेपिटम के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य तो वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, या मुख्य क्या होती है, ये पोषण परत होती है, पोषक परत होती है। पोषक परत होगी तो ये पोषण प्रदान कराएगी किसको, पोलन मदर सेल को, ठीक है ना। जब तक आपका क्या नहीं बनेगा, जब तक क्या नहीं बनेगा, आपका पोलन नहीं बनेगा, जब तक क्या नहीं बनेगा, पोलन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि यदि यदि टेपिटम का हास, यदि टेपिटम का हास जो है, हास मतलब समझ रहे हो, डिजनरेशन, ठीक है ना। टेपिटम का हास यदि पोलन बनने से पहले हो जाए, किसके बनने से पहले, पोलन बनने से पहले हो जाए, क्या हो जाए, हास, हास मतलब डिजनरेशन, ठीक है ना। पोलन बनने से अगर पहले हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना आपके पोलन या तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो कैसे बनेंगे भाई, सर्टाइल बनेंगे। कैसे बनेंगे, सर्टाइल पोलन, अर्थात वंध्य। कैसे पोलन बनेंगे, वंध्य परागकण, ठीक है ना, मतलब वो निषेचन नहीं कर सकते। क्लियर है बात। अब देखिए अपन का काम अपना चल रहा था, टॉपिक चल रहा था कार्य। पहला हो गया पोषण प्रदान कराता है किसको, पोलन मदर सेल को, ठीक है ना, पोलन बनने तक। दूसरा इसका काम आता है, दूसरा फंक्शन आता है बेटा इसका, कैलेज एक्टिविटी, कैलेज एक्टिविटी, कैलेज एक्टिविटी, ठीक है ना। कैलेज एक्टिविटी देखिए, ये देखिए इसमें वर्ड पे ध्यान दीजिए, एज, और एज हम किसके लिए लगाते हैं, एज हम लगाते हैं एंजाइमों के लिए। जैसे देखो, प्रोटीन प्लस एज क्या बना, प्रोटीएज बना। और प्रोटीएज का मीनिंग होता है कि प्रोटीन को क्या करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। इसी तरह आप डीएनए प्लस एज बना सकते हो, नहीं बना सकते, अर्थात डीएनए का क्या करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। इसी तरह आपका लाइपेज हो गया, लिपिड को, लिपिड के आगे एज लगा दिया। तो ऐसे ही आपका कैलेज, ठीक है ना, कैलेज एक एंजाइम है, कैलेज क्या है, एक एंजाइम है। और इस एंजाइम का सीक्रेशन कौन करता है, टेपिटम सेल करती है। कौन करती है, टेपिटम सेल करती है, ठीक है ना। कैलेज जो है ये क्या है, एंजाइम है, जिसका सीक्रेशन कौन करती है, टेपिटम सेल करती है। ये कैलेज एंजाइम जो है, ये आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया की जो बॉल लेयर्स होती हैं उनमें एक सब्सटेंस या एक पदार्थ जमा होता है जिसका नाम होता है कैलोज, ठीक है ना, कैलोज, कैलोज, कौन सा होता है, कैलोज, ठीक है। इस कैलोज को क्या करती है भाई, डाइजेस्ट करती है। कैलोज को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। और डाइजेस्ट करवा के क्या करती है भाई, डाइजेस्ट करवा के क्या करती है, अर्थात किसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है उसका एंथर जो होता है, उस एंथर के प्रस्फुटन में या उसके डिहाइसेंस में या उसको ब्रूस्ट करने में, उसको फोड़ने में मदद करती है। क्लियर है बात।
यहाँ तक बात है समझ गए। कैलिज एक्टिविटी समझ गए कि क्या होता है। कैलिज एंजाइम है, कौन सीक्रेट करती है, टेपिटम सेल सीक्रेट करती है, ठीक है ना। किसको डाइजेस्ट करती है, कैलोज नाम के सब्सटेंस को डाइजेस्ट करती है, और जिससे आपको हेल्प किस में मिलती है, एंथर के डेहाइसेंस में या पराग कोश के स्फुटन में। क्लियर है बात, पराग कोश के स्फुटन में। अब दूसरी बात, टेपिटम का पहला कार्य हुआ कैलिज एक्टिविटी। दूसरा फंक्शन आता है, देखिए तीसरा फंक्शन आता है आपका पोलन किट। पोलन किट आता है, पोलन किट, ठीक है। हिंदी में भी पोलन किट ही बोलेंगे भाई, सुन लो, ठीक है ना। पोलन किट क्या होता है, देखिए वो टेपिटम सेल सीक्रेट करेंगे। टेपिटम सेल जो है, टेपिटम सेल ये क्या करती हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड के कुछ डेरिवेटिव का सीक्रेट्स करती हैं। फैटी एसिड्स के क्या डेरिवेटिव्स जो होते हैं, अर्थात वसा अम्ल के व्युत्पन्न, क्या वसा अम्ल के व्युत्पन्न। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इतना नीचे, हाँ वसा अम्ल के क्या करती है, वसा अम्ल के व्युत्पन्नों का क्या करती है, स्त्राव करती है, ठीक है। अब ये जो टेपिटम के द्वारा ये फैटी एसिड्स के जो डेरिवेटिव सीक्रेट करे गए हैं, ये थोड़े कैसे होते हैं, स्टिकी। स्टिकी बोले तो कैसे होते हैं बेटा, चिपचिपे, चिपचिपे होते हैं, ठीक है ना, चिपचिपे। और ये स्टिकी सब्सटेंस जो है या फैटी एसिड डेरिवेटिव जो है, ये क्या होगा बेटा, पोलन की जो एक्साइन होगी ना, पोलन की एक्साइन पर, पोलन की एक्साइन पर क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं। इधर लिख देता हूं, पोलन की एक्साइन पर, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, पोलन की एक्साइन पर चिपक जाते हैं, जिससे आपका पोलन भी कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। इस सर इससे हेल्प क्या मिलेगी, इससे हेल्प मिलती है इंसेक्ट पॉलिनेशन में। जो कीट परागन जो होता है, परागन का मतलब समझिए कि जो नर युग्मक जो होता है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, परागकण में। तो परागकण का मादा की स्टिग्मा पर स्थानांतरित होना, मादा की किस पर, स्टिग्मा पर, या सीधा बोल दीजिए नर जनन भाग से परागकण का मादा जनन भाग तक पहुंचना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं परागन। तो परागन के लिए कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं, परागन की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। उनमें एक आते हैं आपके इंसेक्ट्स आते हैं, कीट आते हैं। तो कीट परागन में ये क्या करता है, हेल्प करता है कि भाई कोई फ्लावर है, उस पर कीट अगर बैठेगा तो ये आपके कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। इस वजह से उसके पंख पर या उसके पैरों पर ये परागकण चिपक जाते हैं। फिर वो कीट दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा तो दूसरे की स्टिग्मा पर वो पॉलिन जो है वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में बहुत मदद करता है। फिर से सुनिए कि टेपिटम की सेल फैटी एसिड डेरिवेटिव्स का क्या करती है, वसा अम्ल के व्युत्पन्न का निष्कासन करती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। ये पोलन किट क्या होती है, चिपचिपे पदार्थ होते हैं, स्टिकी पदार्थ होते हैं। जो पोलन जो होती है, जो पोलन किट, ये पोलन किट पोलन की एक्साइन जो होती है, पोलन अर्थात परागकण की जो एक्साइन होती है, उस एक्साइन से चिपक जाते हैं, और जिससे इनको किसमें, कीट परागन में क्या मिलती है, मदद मिलती है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। लिख दोगे ना आराम से, वीडियो अगर लग रहा है तो ये तेज बोल रहा हूं तो वीडियो को स्लो करके और लिख लेना। देखिए थर्ड, तीसरा काम जो आता है, तीसरा एक बहुत, एक दो तीन, चौथा काम जो आता है, देखिए फोर्थ, ये मैं मिटा देता हूँ। हाँ इधर तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, चलो इधर देखता हूँ, इधर समझाते हैं, देखो नहीं मिटा ही देते हैं। पॉलन किट हो गया, ये यहाँ से इसको मिटा देते हैं। हम्म, इतने में हो जाएगा अपना काम। देखिए तीसरा काम जो आता है, वो चौथा फंक्शन जो आता है किसका, कैपिटम का, वो आता है बेटा यूविस बॉडी। यूविस बॉडी, ये यूविस ग्रेन्यूल, यूविस ग्रेन्यूल, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको यूविस काय, यूविस काय। समझिए यूविस काय क्या है, कि देखिए कि जो टेपिटम की सेल जो है, देखो बेटा ये मैंने दिखा रहा कि टेपिटम की सेल, तो टेपिटम की सेल में इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, या इसका बोल दीजिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये प्रोटोप्लाज्म में जमकर कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से क्या बनाता है, कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और इस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर को सबसे पहले फाउंड जो करा था वो यूविस नाम के साइंटिस्ट ने करा था। किसने करा था,
यूविस नाम के साइंटिस्ट ने करा था, इस वजह से उसने नाम दे दिया उसको यूविस बॉडी। ठीक है ना। अब कोई स्ट्रक्चर में अपन पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका काम भी होगा कि जो ये यूविस बॉडी जो है, कौन सी बॉडी बेटा, यूविस बॉडी। यूविस बॉडी जो है, ये यूविस ग्रेन्यूल जो है, ये क्या करता है बेटा, वही फैटी एसिड डेरिवेटिव का सीक्रेशन करता है। फैटी एसिड डेरिवेटिव्स का क्या करता है, सीक्रेट करता है। और इस फैटी एसिड डेरिवेटिव जिसको ये सीक्रेट करता है अर्थात वसा अम्ल के व्युत्पन्न का स्त्राव करता है। और इसका नाम जो होता है, सब्सटेंस का नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। जाने कितनी बार आ चुका है एग्जाम में स्पोरोपोलिनिन के बारे में। ठीक है, किसका स्त्राव करता है, स्पोरोपोलिनिन का स्त्राव करता है। ठीक है ना। स्पोरोपोलिनिन जो होती है बेटा, ठीक है, ये स्पोरोपोलिनिन क्या होती है, मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है ना। अर्थात ये क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, प्रतिरोधी पदार्थ होता है। मतलब इस स्पोरोपोलिन पर ना तो आपका कोई फिजिकल फैक्टर या कोई केमिकल फैक्टर या एनवायरमेंटल या बायोलॉजिकल फैक्टर, कोई सा भी फैक्टर इसको के ऊपर काम नहीं करता है। काम करने का मतलब कि अगर आप इसको कुछ भी कोई भौतिक कारक इस पर अप्लाई करोगे तो ये टूटेगा नहीं। कोई भी आपका एंजाइम होगा या कोई आपके स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे वो इसको आसानी से गला नहीं सकते। आपका तापमान, आर्द्रता, ठीक है ना, टेम्परेचर, आप ठीक है ना, मॉइस्चर, या अपन बोल सकते हैं आपका सनलाइट, ये सारी चीजें इसको क्या, बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब ये कोई भी फैक्टर जो है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और ये स्पोरोपोलिनिन जो है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये स्पोरोपोलिनिन जो है पोलिन की क्या बनाती है बेटा, एक्साइन बनाती है। ठीक है ना। पोलिन में दो लेयर्स होती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है एंटाइन। तो ये स्पोरोपोलिनिन उस पोलिन की क्या बनाता है, पोलिन की एक्साइन बनाता है। अब पोलिन की एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की वजह से बनी है। और स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेसिस्टेंट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी वजह से आपके क्या बनते हैं, पोलिन के क्या बनते हैं, जीवाश्म बनते हैं या फॉसिल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, जीवाश्म या फॉसिल्स बनते हैं। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बना के पूछा जाए कि जो परागकण जो होते हैं, इन परागकण के जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है, तो आप सुनिए क्या बोलोगे इसमें, कि जो टेपिटम की कोशिकाएं का जो साइटोप्लाज्म जो होता है या उसका साइटोप्लाज्म जो होता है एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है ना, या एक कणिकीय संरचना बनाता है। इस कणिकीय संरचना को यूविस नामक साइंटिस्ट ने खोजा था और उसका नाम होता है यूविस्काई। ये यूविस्काई जो होती है, ये यूविस्काई फैटी एसिड डेरिवेटिव्स या वसा अम्ल के व्युत्पन्न का स्त्राव करती है, सीक्रेट करती है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये इस दुनिया में जाना माना एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, रेसिस्टेंस कंपाउंड होता है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधी पदार्थ होता है, जिस पर भौतिक कारक, ठीक है ना, रासायनिक कारक या आपके बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते। कोई एंजाइम इसको क्या नहीं कर सकता, डिजनरेट नहीं कर सकता। आपके कुछ एसिड्स इसको आसानी से डिजनरेट नहीं कर सकते। और ये स्पोरोपोलिनिन आगे जाकर परागकण की क्या बनाता है, एक्साइन बनाता है। अब आप खुद सोचिए, एक्साइन क्या होता है, परागकण का बाह्य कवच। ठीक है ना। अब आप बताइए, जैसे इस प्लास्टिक की जो मार्कर है, इसके अंदर जो चाय डालने की फॉर्म जो होती है, वो अंदर मान के चलिए वो पोलन है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ये ऊपर का खोखा, ये प्रोटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसी तरह से पोलन को प्रोटेक्ट कौन करती है, एक्साइन। जबकि एक्साइन बनी किससे है, स्पोरोपोलिनिन से। अब भाई स्पोरोपोलिनिन किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रहा, अब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है उसका जीवाश्म बनता है। आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि 5,000 साल पुराने जो पेड़ है उसके क्या बने, परागकण मिले। ठीक है ना। तो वो कब ऐसे सुरक्षित कैसे रहे, वो किसकी वजह से सुरक्षित रहे, एक्साइन की वजह से सुरक्षित रहे, क्योंकि वो एक्साइन बनी किसकी है, स्पोरोपोलिनिन की बनी है। ठीक है ना। तो बेटा ये टेपिटम के कुछ मुख्य मुख्य कार्य हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला काम है, मुख्य पोषक परत होती है, पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल को क्या करती है, पोषण देती है। अगर टेपिटम पहले ही डिजनरेट हो जाएगा, अगर पहले खत्म हो जाएगा, तो आपके जो परागकण होंगे वो कैसे बनेंगे, शर्टाइल बनेंगे या वंध्य बनेंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है इसमें कैलेज एक्टिविटी के, कैलेज नाम का एंजाइम निकालता है जो कैलोज नाम के सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है, अर्थात कैलोज नाम के पदार्थ का पाचन करता है, ताकि
आपकी जो एंथर जो होता है उस एंथर का क्या हो सके, डिहाइसेंस हो सके या स्फुटन आसानी से हो सके। दूसरा होता है पोलन किट, वही टेपिटम सेल्स फैटी एसिड डेरिवेटिव्स या वसा अम्ल की व्युत्पन्न क्या करती है, सिक्रेट करती है, स्त्रावित करती है। ये वसा अम्ल के व्युत्पन्न कैसे होते हैं, थोड़े स्टिकी चिपचिपे होते हैं जो एग्जाइम पर आकर जम जाते हैं, जिससे आपके परागकण भी कैसे हो जाते हैं, स्टिकी। जो आपको किसमें मदद करती है, किसमें मदद करती है, वो आपको मदद करती है इंसेक्ट पॉलिनेशन में। किसमें मदद करती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागन में। तीसरा आता है आपका यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी वही, ठीक है, बता दिया है, 3 बार बता दिया है, क्लियर है बात। ठीक है, तो ये आपकी क्या रही, टेपिटम। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये संरचनाएं किसकी खत्म होती है, पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया की जितनी भी संरचनाएं थी वो बता दी है। सबसे अंतिम संरचना जो बची है उसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू को माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू भी बोलते हैं, अर्थात लघु बीजाणुजन ऊतक भी कहते हैं। ये टिश्यू जो होता है इसमें हर कोशिका को क्या बोलते हैं अपन, पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल, प्रत्येक कोशिका को। ठीक है ना। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म या घना कोशिका द्रव उपस्थित होता है। और दूसरी बात आती है इसकी, जो हर सेल होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की, प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, होमोजीनस होती है, होमोजीनस। ठीक है ना, ये लिखा हुआ। होमोजीनस का तात्पर्य होता है कि जिनका ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, अर्थात इसकी प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई हो। ठीक है ना, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना, तो होमोजेनस होती है। आगे जो टॉपिक आने वाला है वो आपका टॉपिक आने वाला है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये मैं, आप चाहो स्क्रीनशॉट एक बार फिर ले सकते हो, मैं मिटा रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, आपके समझ में आ रहा हो, तो भाई अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो, व्यू तो बहुत ज्यादा हो गए। व्यू तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ठीक ठाक होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। अगर समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने पुराने वीडियो अगर देखे होंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इससे पहले भी 2 12th के वीडियो डाल चुका हूँ, वो वीडियो देखिए एक बार। ठीक है, वो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखोगे, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, धन्यवाद।